Good morning, dear students. Today we are going to start our lesson, the Delhi Sultanate. Contents जो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ दिल्ली सल्तनत. Delhi Sultanate, by the 10th century, North India was politically fragmented with various kingdoms constantly at war with each other. This created a political vacuum which was exploited by the Turks, who established their rule in Delhi by the 12th century. In the next 100 years, they expanded their kingdom by conquering the other Indian states. The empire which ruled North India from AD 1206 to AD 1526 was known as Delhi Sultanate because Delhi was their capital, the seat of their empire, and the king were known as sultans. 10th सेंचुरी के आसपास का जो पीरियड था बेटा जी, वो पीरियड इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड था. यहाँ राजा महाराजा एक दूसरे से आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और जिसका फ़ायदा तुर्क्स ने उठाया, बाहर से इन्वेड करने वाले इन्वेडर्स ने उठाया. और 12th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया, दिल्ली को कैप्चर किया. और नेक्स्ट 100 ईयर्स तक वो इंडिया में अलग अलग पार्ट में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करते रहे, कॉन्कर करते रहे, इंडिया के अदर स्टेट्स को कॉन्कर करते रहे. एम्पायर 1206 से 1526 के पीरियड जो नॉर्थ इंडिया का पीरियड था, वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहा जाता है. बिकॉज दिल्ली वाज देयर कैपिटल. जो सुल्तान थे उस टाइम के, उनकी कैपिटल दिल्ली ही रही, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहा जाता है. मुमलुक थे 1206 से 1290 तक रहे. खिलजी है 1290 से 1320 तक रहे. तुगलक है 1320 से 1414 तक रहे. और लोधी डायनेस्टी थी 1451 से 1526. बाबर के आने तक लोधी डायनेस्टी रही थी. इस चैप्टर में हम लोग तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Qutub Minar is considered one of the most imposing structure constructed in medieval India. Its construction was started by Qutbuddin Aibak. The Qutub Minar is the construction of Qutub Minar was completed by Iltutmish. The original height of the Qutub Minar was 72.5 meter with 4 stories. Later, an additional story was added to the monument. The Minar is a circular tower with a diameter of 13.5 meter. It has circular stairways of 379 steps leading to the top. Each tower has a projecting balcony. Verses from the Quran are inscribed on the tower. जो कुतुब मीनार है बेटा जी, इसकी कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी 1199 में, और जो कि मोहम्मद गौरी का वाइसराय था. लेकिन उसकी डेथ पहले हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसके बाद उसका जो दास था, उसका स्लेव था इल्तुतमिश, उसने 1230 में इसको पूरा कंप्लीट करवाया था. ये दिल्ली में सिचुएटेड है बेटा. और इसका जो टावर है 72.5 मीटर इसकी हाइट है. 5 स्टोरी बिल्डिंग है. ये एक टावर है जो कि टेपरिंग एज दे असेंड एंड द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय प्रोजेक्टिंग बालकनी. और जो 5 स्टोरीज हैं वो 5 की 5 स्टोरीज जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं वो नैरो होती चली जाती हैं और अलग अलग स्टोरी है, एक बालकनी से सेपरेट होती है. द एंट्रेंस है टावर की, वो डोरवे नॉर्थ साइड पे है और स्पाइरल स्टेयरवेज हैं जो हर बालकनी तक स्टेयरवेज जाते हैं. रेड सैंडस्टोन से मार्बल और ग्रे क्वार्ट्जेट इसको बनाने के लिए यूज किया गया. और उस टाइम का ये हाईएस्ट स्टोन टावर था जिस टाइम पे इसे बनाया गया था. देयर आर मैनी राइटिंग्स. कुतुब मीनार में बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई हैं जो
फ्लोरल मोटिव्स, फ्लावर्स और इमेजेस से लगी हुई है, जिसमें कि मेनली कुरान की बातें, कुरान की आयतें उसमें लिखी गई हैं। स्लेव डेंसिटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव था इल्तुतमिश, उसने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन को जो हायर था या सक्सीड करने वाला था आरम शाह। आरम शाह की जो डेंसिटी थी वो लंबे समय तक नहीं चला, उसका एम्पायर लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि नोबल्स का आपस में झगड़ा रहता था। जल्दी ही इल्तुतमिश ने उसको रिप्लेस किया और खुद राजा बन गया। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान तो राजा बनी, लेकिन उसे भी जो तुर्किश नोबल्स थे वो उसे पसंद नहीं करते थे। अल्टीमेटली उसको भी वहाँ से उसे भी हटा दिया गया। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना। उसके बाद बलबन रूलर बना। बलबन का मानना था कि राजा है वो गॉड का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा है अर्थ पे, उसका रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, और वो अपनी सारी पावर्स को अपने पास रखता था। लेकिन बलबन को जल्दी ही, बलबन के डेथ के बाद उसका जो ग्रैंड सन था वो थ्रोन पे बैठा, लेकिन 1290 में उसका भी मर्डर कर दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी जो इस खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाला था, वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन वो लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया। 6 ईयर्स तक उसने ओनली रूल किया, और ओनली 6 ईयर्स तक रूल किया, इसलिए ज़्यादा लंबे चौड़े वो चेंजेस भी इस डायनेस्टी में नहीं लेके आ पाया। उसके बाद उसका जलालुद्दीन को हटा के, जलालुद्दीन की डेथ के बाद या उसके मर्डर के बाद, अलाउद्दीन खिलजी जो उसका नेफ्यू भी था और उसका सन इन लॉ भी था, उसने उसको वहाँ से हटाया और खुद वो एम्परर बन गया। उसने फिर धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी is known for the economic measures which were adopted by him for controlling the price of the commodities. He is also known for his expeditions into the south. To save the country from Mongol attacks, Alauddin ordered the massacre of many Mongols who had accepted Islam and had settled in Delhi and nearby areas. Alauddin greatly expanded the empire after conquering Ujjain, Dhar, Chanderi and Mandu. By 1305, most of the northern India was annexed by him. Alauddin built a strong army and began to pay the army in cash. अलाउद्दीन ने बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आया था। उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू किया। उसने मालवा, गुजरात और रणथंबोर के राजपूत राजाओं को हराया, चित्तौड़ के राजा को हराया। उसके बाद उसने 4 वेल्दी किंगडम साउथ की, यादवाज ऑफ देवागिरी, कक्तियाज ऑफ द वारंगल, होशियालाज ऑफ द्वार समुद्रा एंड पांड्या किंगडम को हराया। उनके साथ उन्होंने ट्रीटी की, और जो दिल्ली के जो ये रूलर्स थे, जो 4 रूलर्स थे साउथ के जिन्हें इसने हराया था, उनके एम्पायर को कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ट्रीटी के फॉर्म में अब इन्होंने राजा को ट्रिब्यूट पे करना शुरू किया। अलाउद्दीन को ट्रिब्यूट पे करना शुरू किया फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन। अपने एम्पायर में पीस एंड प्रोटेक्शन मेंटेन रखने के लिए उसने, इन रूलर्स ने इसको ट्रिब्यूट देना शुरू किया। ये जो एक्सपेडिशंस थे 4, इनमें मलिक काफूर जो उसका मिलिट्री कमांडर था खिलजी का, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा, और उसने उसके लिए अगेंस्ट में इसको एक अच्छा सा बड़ा सारा एम्पायर या कह सकते हैं टेरिटरीज का पार्ट भी उसे प्रोवाइड करवाया था। अलाउद्दीन ने जो चेंजेस किए थे बेटा जी, अलाउद्दीन रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। Market regulation. Alauddin fixed the price of various essential commodities such as food, grains, sugar and cooking oil. He set up 3 markets at Delhi, one for food grains, second for expensive clothes and third for horses, slaves and cattle. Razia Sultan was the first woman ruler of Delhi Sultanate. Each market was put under the charge of the market controller Shahayana.
strict punishments were given to the shopkeepers for cheating and underweighing goods. अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिस्टम किया था मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसने एक लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए पहले वो स्मॉल पे देता था, लेकिन उनको कमोडिटीज बहुत लो प्राइस पे देता था. फूड ग्रेन उसने जो प्राइस है फिक्स किया, फूड ग्रेन्स के लिए, शुगर के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए, क्लॉथ के लिए, हॉर्सेस, कैटल, स्लेव एंड अदर कमोडिटीज के लिए. अब जो ट्रेडर्स थे उनको जो कमोडिटीज हैं वो फिक्स्ड प्राइस पर ही बेचनी होती थी, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको चेक करने के लिए उसने 2 ऑफिसर्स, दीवाने रियासत और सहायना ए मंडी, ये 2 अपॉइंट किए थे. और जो कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ता था उनके अगेंस्ट सीवियर पनिशमेंट उन्हें दी जाती थी. Alauddin was the first Muslim Sultan of Delhi who not only conquered North India states but also sent an expedition to the south under Malik Kafur. The kingdom of Dwar Samudra, Warangal, Devagiri and Madurai were defeated. Although he defeated these kingdoms, he did not annex them and allowed the rulers to rule after they promised to pay a regular tribute. He did not annex these states because he was interested in acquiring the wealth of the Deccan kingdoms for maintaining his huge army. Second, it was difficult to control the rugged and hilly terrain of Deccan. उसने दक्कन में एक्सपेडिशन किए, लेकिन उसने इनको कैप्चर नहीं किया, इनके राजाओं को फ्री रखा. उसका मेन पर्पस था यहाँ से वेल्थ को लेना. और उसके बाद उसको लगता था कि एक तो दिल्ली से बहुत दूर है, उसके साथ साथ जो रग टेरेन है, उबड़ खाबड़ हिली एरिया है, उसको कंट्रोल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए उसने इन राजाओं को फ्री किया अपने एम्पायर को रूल करने के लिए, बट दे हैव टू पे ट्रिब्यूट टू हिम. नोबेलिटी के अगेंस्ट जो उसने मेजर्स किए थे, अलाउद्दीन रियलाइज दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू क्रश द पावर ऑफ नोबल्स. He took the following steps against his nobles. Nobles were forbidden to organize any part of or intermarry without the prior permission of the Sultan. Gambling was prohibited. This was done to ensure that the nobles do not gather and conspire against him. Nobles की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसने सारी पावर्स को अपने पास रखा था, और गैम्बलिंग है उसको उसने बैन रखा था, और उसने कोशिश की थी या उसने इंश्योर किया था कि ये जो नोबल्स हैं आपस में एक दूसरे से ना मिलें, ताकि उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी ना कर सके. नोबल्स वर नॉट अलाउड टू मेंटेन आर्मी. ड्रिंकिंग ऑफ वाइन वाज आल्सो बैन. नोबल्स हैं अपने पास कोई आर्मी मेंटेन नहीं रख सकते थे, और जो वाइन ड्रिंकिंग थी दैट वाज आल्सो बैन एट दैट टाइम. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वाज सेट अप. Spies reported every activity of the nobles to the Sultan. They were spied outside and inside their homes. जो जासूसी सिस्टम था वो एक वेल प्लान्ड या एफिशिएंट सिस्टम था, और नोबल्स की हर चीज़ की खबर जो स्पाइज हैं वो राजा को या सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को देते रहते थे. इवन उसके घर की भी खबरें उसको देते रहते थे. लैंड ग्रांट विच वर गिवन टू द नोबल्स बाय द प्रीवियस रूलर्स वर टेकन बैक फ्रॉम देम. और जो लैंड ग्रांट जो नोबल्स को दिए गए थे प्रीवियसली, वो उनसे वापस ले लिए गए. न्यू ग्रांट ऑफ लैंड बनाया गया, नया सिस्टम बनाया गया. बट द लैंड होल्डर्स वर ओनली द अलाउड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड वर नॉट एंटाइटल्ड टू द इम्पोज एनी एडिशनल टैक्स ऑन द पीजेंट्स. और जो लैंड होल्डर्स थे, जो नया सिस्टम जो बनाया गया था उसमें वो लैंड होल्डर्स हैं वही टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से वो कोई भी नया टैक्स है वो पीजेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे. मिलिट्री रिफॉर्म्स. अलाउद्दीन introduced various reforms to make the army efficient and disciplined. He was the first Sultan of Delhi who laid the foundation of a permanent standing army. He introduced the system of maintaining the descriptive role of soldiers, chehre, and the branding of the horses, dag. He built new fort and repaired old one. Spies were employed in every army unit. Soldiers were paid regular salaries in cash. अलाउद्दीन था जो पहला सुल्तान था जिसने कि
परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी अपने पास रखी थी। उसने जो डिस्क्रिप्टिव रोल्स यानी कि चेहरा उनके लिए परमानेंट रिकॉर्ड रखा, हॉर्सेस को भी ब्रांडिंग की गई, पंच किया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। और उसने जो पुराने किले थे उनको रिपेयर करवाया और नए किले उसने बनवाए थे, नए फोर्ट उसने बनवाए थे। और हर आर्मी में की यूनिट में स्पाइस रखे गए, जासूस रखे जाते थे, और जो सोल्जर्स थे उन्हें रेगुलर सैलरीज कैश की फॉर्म में दी जाती थी। रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे बेटा जी। अलाउद्दीन हैज मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी टू मीट द एक्सपेंसेस of such a huge army. He introduced many revenue reforms. These were: the land was carefully measured and taxes to be paid to the state were fixed. जो लैंड है उसको पर्टिकुलरली प्रॉपरली मेजर किया गया, केयरफुली मेजर किया गया, और जो जो टैक्स थे वो स्टेट के लिए फिक्स थे कि आप कितना टैक्स है वो स्टेट को रेगुलरली देते रहेंगे। इसके साथ साथ टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज, एंड देयर वर ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स हु वर collecting the tax from the peasants and other people, common men. The revenue to be paid with was increased from 1/3 to half and had to be paid in cash. जो रेवेन्यू था वो 1/3 से हाफ तक इंक्रीज किया गया, और वो भी उनको कैश की फॉर्म में देना पड़ता था। क्यों उसने ये सब मेजर्स क्यों किए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्यों किए? क्योंकि वो एक अपने पास ह्यूज आर्मी को मेंटेन रखना चाहता था, जो बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स वगैरह थे उनसे अपने आप को बचा सके। तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो गाजी मलिक था, जो जनरल था उसका, उसने खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म किया। He ascended the throne in 1320 and the title गियासुद्दीन तुगलक, उसको गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल मिला। लेकिन उसकी डेथ 1325 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका जो वाइस जो उसकी डेथ कैसे हुई कि उसकी जो विक्ट्री हुई थी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक पेविलियन, एक स्टेडियम बनाया गया था, और वहाँ से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, उसका बेटा था ये। मोहम्मद बिन तुगलक was one of the most remarkable ruler of his age. He was great scholar and lover of Persian literature, music, fine and art and calligraphy. He is known for some of his scheme and policies which failed disastrously over a period of time. मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी जो पॉलिसीज उसने बनाई और वो पॉलिसीज फेल हो गई, उसकी वजह से उसे याद किया आज भी याद किया जाता है। पहली जो उसकी स्कीम थी जो फेल हुई, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद और देवागिरी, जिसे बाद में दौलताबाद नाम दिया गया। He did this primarily because of the two reasons. उसने क्यों इसे चेंज किया गया? दौलताबाद was centrally located and was equidistant from Delhi and other important places. Because Delhi was within the reach of the Mongols, Daulatabad appeared to be at a safe distance from possible Mongol attacks in future. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था, इसका जो मेन कारण था दौलताबाद, जो दक्कन के एम्पायर हैं उनको भी संभाल सकता था दौलताबाद में रहते हुए, और दिल्ली को भी संभाल सकता था। दिल्ली और अदर प्लेसेस से वो ऑलमोस्ट सेंट्रल प्लेस पे था। उसके साथ साथ जो टाइम टू टाइम रिपीटेडली मंगोल्स अटैक कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे लगता था कि अगर दौलताबाद उसकी कैपिटल होगी तो मंगोल्स के लिए वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया था। It is said that he ordered most people of Delhi to shift to दौलताबाद, और माना जाता है कि उसने दिल्ली के सभी लोगों को दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया, उसने ऑर्डर किया। बहुत सारे लोग विलिंगली वहाँ उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। There was resentment among the people as they did not want to shift from Delhi because the 1500 kilometer journey was arduous. Many people died on the way and the survivors were not able to adjust to the new condition. बहुत सारे लोग हैं इसमें आने जाने के उसमें उनकी जाने के टाइम पे डेथ हो गई,
और जो जिंदा थे वो भी नई कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही थी। विदाउट द किंग दिल्ली नाउ बिकेम प्रोन टू मंगोल अटैक। अब दिल्ली है जो मंगोल्स के लिए इजी टारगेट हो गया, क्योंकि राजा वहां था ही नहीं। तो राजा के वहां ना होने से मंगोल्स के लिए बहुत इजी हो गया कि वो दिल्ली पे रिपीटेडली अटैक कर सके। लेटर मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल बैक टू दिल्ली। अब क्या हुआ, रिपीटेडली अटैक होने की वजह से और प्रॉपर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, दौलताबाद में रहते हुए प्रॉपर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि कैपिटल को वापस दिल्ली ही शिफ्ट किया जाए। उसके जो एक और जो पॉलिसी थी, ये जो फेल हुई, या प्लान जिसे हम कह सकते हैं फेल हुआ, दैट वाज टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक is criticized for his failed experiment with the token currency. The scarcity of silver and the abundance of copper and bronze prompted the Sultan to issue copper coin bearing the same value as that of silver coin. अब क्या हुआ कि राजा के पास गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की कमी हो गई। राजा को लगने लगा, या मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगा कि यहाँ पर कॉपर और ब्रॉन्ज हैं, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो उसने क्या किया कि सिल्वर कॉइन्स के इक्विवेलेंट ही या इक्वल वैल्यू ही कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन को उसने देना शुरू किया या पॉलिसी जारी की। However, the new copper coins bearing the same value as the silver coin did not have any complicated design and they could be easily forged. इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या आई कि जो नए कॉइन बनाए गए, जो सिल्वर वैल्यू कॉइन की वैल्यू के जो कॉइन बनाए गए कॉपर और ब्रॉन्ज के, उनका कोई प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं था और उसको कॉपी करना बहुत आसान था। लोगों ने अपने घरों में ही कॉइन बनाना शुरू कर दिया और मार्केट फ्लडेड हो गई, या हम कहें कि लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी में कॉपर कॉइन्स हैं मार्केट में अवेलेबल थे। सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं, उन्होंने इन कॉइन्स को, या जाली कॉइन्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और इकोनॉमी है उसमें ठहराव आ गया, इकोनॉमी है डाउन जाने लगी। अब अपनी इस पॉलिसी को रियलाइज करने के बाद तुगलक ने इस जो सिल्वर कॉइन्स हैं उन्हीं को दोबारा से वो मार्केट में लेके आया और जो कॉपर कॉइन्स वगैरह थे उनके बदले में उसने सिल्वर कॉइन्स लोगों को देना शुरू किया। इस वजह से जो रॉयल ट्रेजरी थी, खजाना था, सरकारी खजाना था, वो खाली होने लगा। इसके साथ एक और जो पॉलिसी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट की थी, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, जब वो राजा बना तो उसके लिए उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे, उसके वो रेवेन्यू को 5 to 10% तक इंक्रीज करना चाहता था और उसके लिए उसने दोआब का एरिया, गंगा और यमुना रिवर के बीच का जो एरिया था, उस एरिया में उसने टैक्स इंक्रीज किया। दोआब मीन्स एरिया बिटवीन टू रिवर्स। तो दोआब का जो फर्टाइल एलुवियल ट्रैक था उस पर उसने टैक्स इंक्रीज किया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब टैक्स उसने इंक्रीज किया तो वो पीरियड वो था जबकि वहाँ पर ऑलरेडी सीवियर फेमाइन था, बारिश नहीं आई थी, सीवियर फेमाइन था, लोग हैं पहले से ही भूखे मर रहे थे। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर थे, राजा के जो सुल्तान के जो टैक्स कलेक्टर थे, उन्होंने किसी तरह की भी कोई मर्सी नहीं दिखाई, किसी तरह कोई दया नहीं दिखाई और आम जनता से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने शुरू किए। अब जो लोग थे जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उन्होंने ज़मीनें छोड़ना शुरू कर दिया कि हम टैक्स कहाँ से पे करेंगे, हमारे पास टैक्स पे करने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने राजा को या सुल्तान को अपनी ज़मीनें दे दी कि आप अपनी ज़मीनों को रखिए। अब जब मोहम्मद गोरी को ये सब पता लगा कि पीजेंट्स हैं वो अपनी ज़मीनों को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसने बहुत सारे रिलीफ मेजर स्टार्ट किए। उसने फ्री किचन स्टार्ट की और फूड ग्रेन, जो फ्री ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स वगैरह उसने देना शुरू किए। उसके बाद उसने लोगों को लोन प्रोवाइड करवाए। अब जो लोन प्रोवाइड करवाए वो उस टाइम पे प्रोवाइड करवाए जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था। वो लोगों को लोन जो प्रोवाइड करवाए थे अपने ज़मीनों पे एग्रीकल्चर करने के लिए प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन आम आदमी की बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उन लोगों ने उस लोन के पैसे को
किसके लिए यूज किया? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए यूज किया। और इस तरह से जो दोआब की जो टैक्सेशन की पैसा रेज करने की जो स्कीम थी, वो टैक्सेशन स्कीम फेल हो गई। फिर प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मोहम्मद बिन हैज एन एम्बिशन of conquering the world. He thus organized a strong army and paid them 1 full year's salary in advance. He decided to annex Khorasan, Persia and Iraq. However, because of financial pressure following the failure of taxation in Doab and token currency, he abandoned the projects and disbanded the army. उसने वो पूरे दुनिया का राजा बनना चाहता था, पूरी दुनिया को विजय करना चाहता था, जीतना चाहता था, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और अपने सैलरी जो थी, जो उसके आर्मी थी, उसको एडवांस में ही 1 साल की सैलरी दे दी। उसने खुरासान, पर्सिया और इराक को कब्जा करना चाहा, लेकिन उसका जो ट्रेजरी थी, उसका जो सरकारी खजाना था, वो खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? जो टैक्सेशन थी दोआब एरिया में, उस सिस्टम की वजह से, जो टोकन करेंसी सिस्टम था उसकी वजह से, और जो उसने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट किया, उसकी वजह से उसका काफ़ी पैसा है वो ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। तो उस वजह से वो अपनी आर्मी को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाया। दिल्ली सल्तनत का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा? The administration under the Turks was highly centralized, as all executive, legislative and judicial powers were centered in the hand of the king. जो तुर्क्स थे वो सेंट्रली पावर में बिलीव करते थे कि राजा के पास सारी की सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर हो या लेजिस्लेटिव पावर हो या जुडिशियल पावर्स हो, वो सारी की सारी राजा के हाथ में, सुल्तान के हाथ में रहनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर नोबल्स को पावर दे दी जाए तो वो राजा के अगेंस्ट, सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। सुल्तान के को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। वजीर था, वो उसका प्राइम मिनिस्टर होता था, जो सारे के सारे बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं उनको सुपरवाइज करता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी वाज नोन एज अर्ज मुमलिक। His main responsibility was to recruit, equip, and to pay the army men. The king was the commander in chief of the army. जैसे हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ कौन है आज के टाइम पे? हम किसे माना जाता है इंडिया में? प्रेसिडेंट को माना जाता है। उस टाइम पे जो राजा होता था वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी होता था। सम इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स वर दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, while the former dealt with the religious matter and the later dealt with the state correspondence. दीवाने रिसालत है वो रिलीजियस मैटर्स को देखता था, और दीवाने इंसा जो स्टेट के जो कॉरस्पोंडेंस थे या स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उस सबको देखता था। एम्पायर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस सच एज इक्ताज। ईच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर द मुक्ति। द प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू फरगनाज और डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे हमारे आज के टाइम पे कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया, स्टेट्स को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, सेम वे प्रोविंसेस थी, उन्हें इक्ताज कहा जाता था। और जो उनके जो हेड, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं वैसे मुफ्ती होते थे, जो इक्ता का जो हेड होता था वो मुफ्ती होता था। प्रोविंसेस है फर्दर फरगनाज और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी। मुकादम थे वो विलेज हेडमैन होते थे जो अपने गांव के सारे मामलों को लुक आफ्टर करते थे। पटवारी हैं वो लैंड का सारा रिकॉर्ड रखते थे, उस गांव के पर्टिकुलर एरिया पटवारी के अंडर में होता था, और वो उन विलेजेस का सारा जो लैंड का रिकॉर्ड है वो रखते थे। और मुशरिफ था वो विलेज अकाउंटेंट होता था, गांव का जितना भी, विलेज का जितना भी अकाउंट देखना है वो मुशरिफ देखते थे। हर विलेज के पास अपनी पंचायत होती थी लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। During this time, the practice of giving grant of revenue in the form of territories came to be known as इक्ता system. इस टाइम पे जो ग्रांट रेवेन्यू की थी, कलेक्ट करने का जो एरिया दिया जाता था उसे इक्ता सिस्टम कहा जाने लगा। जो जिस एरिया से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहा गया। पर्सन टू हुम इक्ताज वर गिवन वर नोन एज इक्तेदार, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उन्हें इक्तादार कहा जाता था। They also maintained troops of soldiers to
यूज्ड बाय सुल्तान ड्यूरिंग वार। और इन जो इक्तेदार होते थे ये अपने पास एक स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, वार के टाइम पे अगर सुल्तान को ज़रूरत है तो ये लोग उसकी हेल्प करते थे। इसके साथ साथ ये सोल्जर्स को सैलरी पे करते थे। जो रिवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया है उस इक्ते से, उस एरिया से जो टैक्स कलेक्ट किया है, एक हिस्सा वो सोल्जर्स को सैलरी के रूप में देते थे और कुछ हिस्सा वो राजा को ग्रांट की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते थे। सोशल लाइफ कैसी थी बेटा जी? देयर वर डीप इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। While the rich and the noble lived a luxurious life and the poor lived a life of hardship. अब देखिए बेटा जी, अमीरी गरीबी का जो गैप है वो हमेशा ही रहा है, चाहे सल्तनत पीरियड हो, मुगल पीरियड हो, कोई भी आज का पीरियड, इवन आज का पीरियड है, उसमें भी अमीरी और गरीबी का गैप वैसे ही रहता है। सेम वैसे ही सल्तनत पीरियड में भी था। जो नोबल्स थे, रिच पीपल थे, वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे और आम जनता है वो बहुत मुसीबत भरी जिंदगी जीती थी। बेसिक नीड्स के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। देयर वर नो चेंजेस इन द हिंदू सोसाइटी। दे फॉलोड ए रिजिड कास्ट सिस्टम विच वर privileges were where all privileges were enjoyed by the Brahmins. Kshatriyas occupied the second position in the society. Their main responsibility was to protect the kingdom and the people. जो हिंदू सोसाइटी थी उनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था, जैसे आज के टाइम पे है इसी तरह से था। जो राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय से वो प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे और बाकी लोग जो क्षत्रियाज हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किंगडम को प्रोटेक्ट करना, आम जनता को प्रोटेक्ट करना। जो वैश्य है देवर बेसिकली एंगेज्ड इन फार्मिंग। शूद्राज ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी एंड हैड टू डू ऑल manual works. They were ostracized and oppressed. जो जैसे आज के टाइम, इवन आज के टाइम पे तो काफ़ी चेंजेस आए हैं बेटा जी इंडिपेंडेंस के बाद, बट स्टिल शूद्राज थे, उनको लोवेस्ट कंडीशन, जो लोवेस्ट काम थे, मैनुअल काम थे, वो सारे करने पड़ते थे और उन्हें सप्रेस्ड सेक्शन, वो बेचारे सप्रेस्ड सेक्शन में आते थे। मुस्लिम इन इंडिया वर डिवाइडेड इनटू वेरियस एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स। There were Turkish, Iranian, Arab, Afghan and Abyssinian Muslims. They were further divided on the basis of origin, religion and occupation. Same way मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत सारी चेंजेस थे या डिफरेंसेस थे, एथनिक बेस पे या रेशियल बेस पे। इंडिया में तुर्किश मुस्लिम भी थे, ईरानियन मुस्लिम भी थे, अरब, अफगान, एबेसियन मुस्लिम, हर तरह के मुस्लिम थे और फर्दर ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। अकॉर्डिंग टू मैनी कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स चाइल्ड मैरिज वाज इन एग्जिस्टेंस। इंडिया में जो इंडिया की सोसाइटी थी उसमें चाइल्ड मैरिज थी, जल्दी अर्ली मैरिज वहाँ पर कर दी जाती थी। बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं जो मेड रेफरेंस टू द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती, और बहुत सारे जो ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए उन्होंने सती सिस्टम के बारे में भी लिखा है। सती सिस्टम भी इंडिया में था जो बहुत गलत पॉलिसी थी या गलत सिस्टम था। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता परमिशन ऑफ द सुल्तान हैड टू टेकन फॉर फॉर्मिंग सती। द वुमेन ऑफ द अपर कास्ट प्रैक्टाइज द पर्दा सिस्टम। और इब्न बतूता लिखता है कि जो सती सिस्टम के लिए किसी को सती होना है, करना चाहते थे फैमिली वाले या वो होना चाहती थी, तो उसके लिए उसे सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी और अपर कास्ट की जो लेडीज थी, वुमेन थी, उन्हें पर्दा करना पड़ता था, घूंघट करना पड़ता था। थैंक्स बेटा। आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स में से देखेंगे मटेरियल मैंने जो आपको प्रोवाइड करवाया है वो ब्रीफ में है। डिटेल के लिए आप अपनी बुक के साथ जरूर जाएंगे। मैंने मेनली वही टॉपिक लिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा आप लेसन की रीडिंग जरूर करेंगे, आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, लेकिन मेन जो स्ट्रेस आपको देना है, जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। थैंक्स।